Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important highlights of the Economic Survey 2025-26 for our upcoming Civil Services exam. So first of all, what is Economic Survey? It is an annual report published by the Ministry of Finance. It reviews Indian economic performance in the past financial year. It is prepared by the Department of Economic Affairs, guided by Chief Economic Advisor. The Economic Survey is presented to Parliament before the Union Budget. Union Budget will be published on 1st February. The Economic Survey provides an overview of major indicators like growth, inflation, and employment. It provides the sectoral analysis of agriculture sector, industry sector, and services sector. It identifies key challenges in the Indian economy and also provides the recommendation to reap the opportunities. So what is the difference between economic survey and union budget? The economic survey focus on the analysis of past economic performance, trend and policies, while the union budget estimates revenue and expenditure plan for the upcoming financial year. जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है 2025 एंड 26 का, एंड यूनियन बजट जो आएगा हमारा वो आएगा 2026 एंड 27 का. सो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पास्ट ईयर का एनालिसिस करता है, वाइल द यूनियन बजट जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट क्या करने वाली है उस पर फोकस करता है. इकोनॉमिक सर्वे इज एडवाइजरी, उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस होता है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो उस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या ना करे. बट यूनियन बजट के अंदर क्या होता है कि वंस इट इज पास्ड देन इट बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल द बजट प्रोविजंस. सो वंस पास्ड बाय पार्लियामेंट इट बिकम्स लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना इट इज नॉट मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. बट यूनियन बजट प्रेजेंट करना इट इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The economic survey of 2025-26 is divided in 16 chapters. We will see one by one. So let's start with state of the economy. What is the present situation of Indian economy? The growth of Indian economy is dependent on the global economy. So we will understand कि global economy का क्या condition था last year में. तो growth has been better than expected. जैसा expected था उसके कंपेयर में better growth rate हुआ हमारा. But risk are high due to geopolitical tension, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन एंड फाइनेंशियल वर्नेबिलिटीज, जिसके कारण आने वाले टाइम में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर सकता है उसका ग्रोथ रेट, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा. सो एट प्रेजेंट द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज 7.4%. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी. लगातार 4 ईयर्स से, लास्ट 4 ईयर्स से इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग लेके चल रहा है. कंजप्शन ट्रेंड, private final consumption expenditure grew by 7%. It reached 61.5% of GDP, which is highest level since 2012. कंजप्शन के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड आया है वो क्या है? जो हमारा रूरल एरिया है उसका कंजप्शन रेट हाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया. अब क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज रूरल कंजप्शन इंप्रूव्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, वाइल अर्बन एरिया में भी कंजप्शन इंक्रीज हुआ है. क्यों हुआ इंक्रीज? जीएसटी 2.0, जिसके कारण जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी है वो रिड्यूस हुआ है बहुत सारी चीजों के ऊपर. सो रूरल एरिया में हमारा जो कंजप्शन है वो इंक्रीज किया है और सेम हमारा अर्बन एरिया में भी इंक्रीज किया है. सो पॉजिटिव कंजप्शन ट्रेंड हमारा शो हुआ है, लेकिन रूरल एरिया में वो ज्यादा ग्रो किया है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया. Then gross fixed capital formation increased to 30% of GDP. Then service sector remains the main growth engine. सबसे highest growth rate जो registered हुआ है हमारा वो service sector में हुआ है. It grew by 9.3% in first half of financial year 26 and is estimated to grow 9.1% for the full year. Overall जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक फ्रेजाइल सिचुएशन में है, बट इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है बिकॉज उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसका बेस स्ट्रांग है. और उसका जो मेन ग्रोथ आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो डोमेस्टिक डिमांड से आ रहा है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट से आ रहा है और
कॉम्प्रहेंसिव जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर के अंदर उससे आ रहा है। रिसेंटली जो 3 मेजर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जैसे एसपी ग्लोबल रेटिंग्स, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इन सब ने इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव किया है, विच शोज दैट कि इंडियन इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है और इंडियन इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू पोजीशन इंप्रूव हुआ इंडियन गवर्नमेंट का। The center's revenue receipt rose from an average of 8.5% of GDP from 2016 to 20 to 9.2% of GDP in financial year 25. So this was mainly driven by increase in non-corporate taxes, which increased from 2.4% of GDP pre-pandemic to 3.5% of post-pandemic. So expansion of the direct tax base, income tax return field increased from 6.9 crore टू 9.2 करोड़, मतलब इनकम टैक्स पे करने वाले जो लोग हैं नंबर भी इंक्रीज हुआ है। द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज टू 17.4 लाख करोड़। द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2.7% ऑफ जीडीपी प्री पैंडेमिक टू 4% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 25। द कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट इंक्रीज टू 3.2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 25, विच इंडिकेट इमर्जिंग फिजिकल प्रेशर, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किया है जिसको फ्रीबीज भी बोलते हैं, जैसे एग्जांपल लाडली बहन योजना हो गया, फिर कर्नाटका के अंदर फ्री बस स्कीम हो गया, तो जिसके कारण स्टेट फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है और इसी का रिजल्ट ये है क्या कि स्टेट का ओवरऑल जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है टू 3.2% ऑफ जीडीपी। डेप्थ कंसोलिडेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्थ है जीडीपी टू डेप्थ है वो डिक्लाइन हुआ है 7.1% एज कंपेयर टू 2020। देन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया हैज अचीव्ड फिजिकल कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो फिजिकल प्रेशर होता है, अपना जो डेफिसिट है जिसको हम मेजर करते हैं डेप्थ टू जीडीपी रेशियो में, वो रिड्यूस किया है। तो फाइनेंशियली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो बजट है उसको कंसोलिडेट किया है, बट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द ग्रोथ। बट ग्रोथ के साथ सैक्रिफाइस नहीं किया है, ग्रोथ अचीव किया है हमने विथ कंसोलिडेशन ऑफ आवर डेप्थ। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? बाय स्ट्रेंथनिंग रेवेन्यू, एक्सपेंडिंग टैक्स बेसिस, प्रायोरिटाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसिंग पब्लिक डेप्थ। बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस, द ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिक्लाइन टू 2.2% इन सितंबर 2025। मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो। ग्रॉस एनपीए वो रिड्यूस हो गया 2.2 पे और नेट एनपीए जो होता है वो हमारा है 0.5% पे। 24 के कंपेयर में दिसंबर 25 में जो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ होता है वो भी हमारा 11.2 से इंक्रीज होकर 14.5 पे आ गया। मतलब क्या इट शोज की इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी के अंदर जो बैंकों से जो क्रेडिट लिया जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है। देन कैपिटल मार्केट, डीमेट अकाउंट जो होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है वो भी इंक्रीज किया है हमारे कंट्री के अंदर। नियरली 25% जो इन्वेस्टर है आर वुमेन, विच शोज दैट कि इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर में भी। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, द प्रधानमंत्री जन धन योजना अनाउंस्ड इन 2014। एट प्रेजेंट मोर देन 55 करोड़ अकाउंट्स आर ओपन एंड उसमें से 36.6 करोड़ अकाउंट जो है वो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में है, जो कि शो करता है क्या कि जो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इंक्रीज कर रहा है। देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइड 10 लाख टू 1 करोड़ बैंक लोन टू SC, ST एंड वुमेन एंटरप्राइजेस फॉर ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस, फॉर ग्रीनफील्ड नॉट ब्राउनफील्ड, रिमेंबर दैट। PM Swanidhi, it extended collateral free working capital loan to street vendors supporting informal sectors livelihood। 50,000 कर दिया गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बाय अक्टूबर 2025 मोर देन 36 लाख करोड़ ऑफ लोन वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बूस्ट MSME in manufacturing, trade, services and allied agriculture activities। The Economic Survey has quoted the data of Financial Sector Assessment Program, which was jointly conducted by the International Monetary Fund and World Bank. It recognized India's financial system as resilient, diversified, and inclusive. The key findings of this report: the total financial sector asset reached 187% of GDP in calendar year 2024.
Capital market expanded from 144% of GDP to 175% of GDP. So in the export of goods, इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में वो इंक्रीज हुआ है हमारा 1% से 1.8% एट प्रेजेंट एज पर द डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। और सर्विसेज के अंदर जो इंडिया का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है हमारा 2% से 4.3% ग्लोबल लेवल पर। आफ्टर यूएसए इम्पोज्ड टैरिफ ऑन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफटीए साइन किया है, जैसे ईयू के साथ रिसेंटली में हमने किया है एफटीए साइन, देन ईएफटीए के साथ हमने किया था रिसेंटली में, देन ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने साइन किया था, जिससे कि इंडिया का जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हुआ है बहुत। तो एज पर द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय अंकटाड, इंडिया रैंक्ड थर्ड इन द ग्लोबल साउथ इन ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया रिकॉर्डेड अ हायर ट्रेड डाइवर्सिटी score than all global north economies, reducing vulnerabilities to external shock. So overall जो हमारा ग्लोबल नॉर्थ इकोनॉमी है उसके कंपेयर में इंडिया का जो ट्रेड डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। The total export of India reached to 825.3 billion in financial year 25. ओवरऑल ग्रोथ रेट जो था वो 6.1% का था, जो कि मेनली सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के कारण आया है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट रीच्ड टू 374 बिलियन। इंडिया जो है दूसरे कंट्री से क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, देन उसको रिफाइन करके हम लोग दूसरे कंट्रीज को सेल भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, मतलब अगर पेट्रोल को छोड़ दिया जाए एंड जेम्स एंड ज्वेलरी को भी छोड़ दिया जाए तब भी हमारा जो 80% वो एक्सपोर्ट है वो इन दो सेक्टर से बाहर है हमारा। सो इट मीन्स अगर ऑयल मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता भी है, अभी जैसे गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑयल मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन दो सेक्टर को छोड़ भी दिया जाए तो हमारा 80% जो एक्सपोर्ट है इन दो सेक्टर के अलावा है। सर्विस एक्सपोर्ट रीच्ड 387.6 बिलियन। द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया रिमेन्ड मॉडरेट, 1.3% था करंट अकाउंट डेफिसिट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 26। देन इन फाइनेंशियल ईयर 25 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंस। सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस हुआ है वो इंडिया में आया, कितना 135.4 बिलियन डॉलर। राइजिंग शेयर फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज पॉइंट टू हायर पार्टिसिपेशन ऑफ स्किल्ड एंड प्रोफेशनल वर्कर्स। जो हमारा रेमिटेंस आता है वो मेनली कहां से आता है? डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूरोपियन यूनियंस, यूरोपियन कंट्रीज, देन अरब कंट्रीज जो होता है वहां से आता है। तो पहले क्या होता था, तो इंडिया का जो रेमिटेंस है उसका लार्ज पार्ट, मेजोरिटी ऑफ पार्ट आता था हमारा का अरेबियन कंट्रीज से आता था। बट अभी जो ट्रेंड है वो क्या है कि हमारा जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, वहां से जो हमारा वो ज्यादा रेमिटेंस आता है, विच शोज दैट कि इंडिया के जो लेबर है वो पहले, इंडिया के जो वर्कर्स है वो पहले लेबर इंसेंटिव सेक्टर में काम करते थे अरब्स के अंदर, बट अब जो इंडिया के लेबर्स का डिमांड है, जो इंडिया के वर्कर्स का डिमांड है वो स्किल्ड सेक्टर के अंदर, जो प्रोफेशनल सेक्टर्स के अंदर होता है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसीलिए यूएसए और ईयू से हमारा रेमिटेंस अब ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अरेबियन कंट्रीज। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया क्रॉस्ड $700 बिलियन, विच प्रोवाइड 11 month of import cover and also cover 94% of external depth. Record low inflation, lowest inflation rate since start of CPI series. एवरेज कितना है? 1.7 है अप्रैल दिसंबर के बीच में। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ऐसा क्या हुआ है जो इन्फ्लेशन रेट हमारा इतना कम है। इन्फ्लेशन के अंदर जो मॉनिटर होता है सीपीआई इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा क्या? फूड एंड फ्यूल प्राइस। So it was seen that disinflation in food and fuel prices, 52.7% ऑफ सीपीआई वेटेज होता है फूड एंड फ्यूल का, इसका जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन किया है, जिसके कारण ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो भी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस, उसमें से इंडिया जो है इट शॉ वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। In the livestock and fisheries sector, between financial year 15 and 24, livestock gross value addition increased by nearly 195%,
Fish production increased by over 140% during 2014 and 24. The horticulture sector also increased, and at present, the horticulture sector contributes to 33% of agricultural GVA. In 2024-25, the horticulture production reached 362 million ton, which is higher than the food grain production. मतलब इंडिया के अंदर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन क्रॉप्स का. Then services sector, it is the dominant sector in Indian economy which contribute more than 53% in GDP. At the global level, India is the world's 7th largest exporter of services. Then FDI is concentrated in services sector. जो भी इंडिया के अंदर FDI आता है उसमें जो large amount of FDI है वो services sector में invest होता है. The services sector remained the largest receipt of foreign direct investment. It accounted for an average of 80% of total FDI inflow during financial year 23 to 25, which reflect the strong confidence of global investor in Indian services sector. Industrial activity strengthened in financial year 26 with industry GVA growing at 7% despite weak and uncertain global condition. And government is supporting this sector through production linked incentive schemes. This scheme attracted over 2 lakh crore of investment and created over 12.6 lakh jobs. Capital expenditure has increased to more than 11 lakh crore. National highway network expanded by over 60%. More than 99% of railway route are electrified. In the aviation sector, India became the world's 3rd largest domestic aviation market. Number of airport increased from 74 in 2024 to 164 in 2025. The renewable energy account for 49.83% of total installed capacity. India ranks 3rd globally in overall renewable energy and solar capacity. The tele density reached 86.76% and 5G services covered 99.9% of district. In water security, over 81% of rural households have access to clean tap water under the Jal Jeevan Mission, which improve their health and quality of life. In the space sector, India became the 4th country to achieve autonomous satellite docking system. India run one of the world's largest school system, serving over 24 crore students across 14 lakh schools, supported by more than 1 crore teachers. इन द इनरोलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा जो इनरोलमेंट है वो हमारा प्राइमरी सेक्शन के अंदर है, देन अपर प्राइमरी, देन जैसे जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में आते हैं वो रिड्यूस होकर 58.4 हो जाता है हमारा. इट मीन्स जो ड्रॉप रेट है हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है ड्रॉप रेट हमारा. हम लोग प्राइमरी सेक्शन के अंदर तो इनरोलमेंट इंक्रीज हो जाता है, हमारा इनरोलमेंट ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, बट जैसे जैसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन का बात आता है जो ड्रॉप आउट इंक्रीज हो जाता है और इनरोलमेंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाता है. So the decline at higher stage highlights the need to focus on retention and transition, not just access. सिर्फ access पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवाना है, देन ये भी इंश्योर करना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हो. Then health outcome. Since 1990, India has reduced maternal mortality rate by 86%. ग्लोबल लेवल पर जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट रिड्यूस हुआ है वो हुआ है 48%, बट इंडिया ने 86% रिड्यूस किया. मतलब एज कंपेयर टू ग्लोबल रिडक्शन इंडिया हैज रिड्यूस्ड मोर. अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट ग्लोबल 61% है और इंडिया ने जो रिड्यूस किया है वो 78% रिडक्शन हुआ है. सेम इन न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट ग्लोबल 54% रिडक्शन हुआ है बट इंडिया में वो 70% हुआ है. तो ओवरऑल जो चाइल्ड जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का जो इंडिकेटर्स है उसमें इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया है ग्लोबल एवरेज के कंपेयर में. द एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज रिड्यूस टू 5.3% और लोअर एंड मिडिल इनकम पॉवर्टी रिड्यूस टू 23.9%.
द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फ्रॉम $2.15 to $3 पर डे। एंड इंडिया का जो पॉवर्टी लेवल है वो क्या है? 5.3% अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड 23.9% अंडर लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी। इन द फाइनेंशियल ईयर 26 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर मतलब सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया है, जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल सर्विसेज के ऊपर, वो 7.9% ऑफ जीडीपी है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।